जी। लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप जानते हैं कि हम लंबे समय से हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और खासतौर पर हमने फासीवाद के गहराते संकट को लेके कई कोणों से बात की है। हमने देखा कि फासीवाद का प्रतिरोध सिर्फ वामपंथ और समाजवादी जीवन मूल्यों से ही किया जा सकता है। समाजवादी ताकतें ही और वामपंथी ताकतें ही फासीवाद का प्रतिरोध कर सकती हैं। तो ये समाजवाद क्या है? एक समाजवाद के जीवन मूल्यों से प्रेरित व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? उसका अर्थ और महत्व क्या है? उसकी इस सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भूमिका क्या होती है? इन मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ लेखिका, साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, संस्कृति कर्मी, समाजवादी चिंतक डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जी। बहुत जी, जी। और अभिवादन आपका, धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया बोलने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। जी। धन्यवाद। जी। जी। तो जैसा कि शिवाजी मैंने आपसे कहा कि समाजवाद क्या है, इसके जीवन मूल्य क्या हैं, और आप जैसे साथियों ने समाजवाद के जीवन मूल्यों को जिस तरह से अपने जीवन में हासिल किया, आत्म संघर्ष करके, मैदानी संघर्ष करके, तो ये सब कैसे संभव हुआ और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति का जीवन और दूसरे लोगों के जीवन से हटकर किस तरह होता है, उसका महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है। मैं चाहूंगा कि इस व्यापक परिदृश्य में आप अपने जीवन की यात्रा, जीवन के संघर्ष और समाजवादी परिदृश्य और इस परिदृश्य का फासीवादी दक्षिणपंथी ताकतों का प्रतिरोध करने में महत्व क्या है, आप बताएं और फिर कुछ अपनी कविताएं भी आप इस परिदृश्य में सुनाएं। आपका स्वागत है शिवाजी जी। जी। मेरी दृष्टि में यदि समाजवाद का अर्थ देखें, जैसा कि आपने शुरुआत ही उस प्रश्न से की है कि समाजवाद का अर्थ एक मानव की दृष्टि में क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि समाजवाद का अर्थ मानवता ही है और मानवीय मूल्यों के साथ मनुष्यता और समाज में समता, संपन्नता संपन्नता का अर्थ जो है वो समाजवाद है। जिस तरह के हालात इन दिनों बने हुए हैं पूरे देश में, विश्व में, ऐसी स्थिति में समाजवाद जो है वो अपरिहार्य है और समाजवाद से मनुष्य जनित जितनी भी विषमताएं हैं, उनको मिटाने का रास्ता जो है वो समाजवाद से ही होकर निकलता है। और सही मायने में देखा जाए तो लोहिया की जो सप्त क्रांतियां थी वो दिन पे दिन प्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने 7 तरह की क्रांतियां दी थी जो समाज में व्याप्त सभी विषमताओं को दूर करने के लिए थी। इनके साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, परिदृश्य बदलता जा रहा है, उसके अनुसार और कुछ चीजें भी हैं जो इसमें जुड़ती जा रही हैं, जैसे पर्यावरण के मुद्दे हैं, प्रदूषण के मुद्दे हैं, जल बचाने के मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं वनों को बचाने के जो मुद्दे हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं धीरे धीरे करके उन क्रांतियों में भी। तो मैं कह सकती हूँ कि समाजवाद से ही इन सारी चीजों का हल संभव है और कहीं ना कहीं मनुष्यों के साथ प्रकृति का संरक्षण भी समाजवाद ही है। जी। जी। बहुत ठीक से मतलब जीवन और प्रकृति और राजनीतिक परिदृश्य में आपने समाजवाद को रेखांकित किया। हम भारत के स्वाधीनता आंदोलन और स्वाधीनता के बाद का जो समाजवादी प्रवृत्तियों का, समाजवादी ताकतों का जो योगदान है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताएं और उस योगदान से, उस परिदृश्य से आपने जीवन में किस तरह प्रेरणा हासिल की और आप किस तरह से समाजवादी जीवन मूल्यों की ओर प्रोत्साहित हुई। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस बारे में बताएं, फिर आपके खुद के जीवन यात्रा पे आएंगे। जी जी। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की यदि बात करें
तो जी, उसमें हमने देखा कि स्वतंत्रता से पहले भी, मतलब जब स्वतंत्रता हासिल करने की बात थी तब भी, और स्वतंत्रता के बाद भी समाजवादियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। जी, उसमें चाहे नरेंद्र देव हो, डॉक्टर लोहिया हो, मधुलिमय हो, या फिर जो है और भी ऐसे अनेक नाम हैं, साने गुरुजी जिनको मधुलिमय ने जो है वो समाजवाद का पाठ पढ़ाया, और ऐसे अनेक नाम, कर्पूरी ठाकुर जिनकी अभी स्थापना जी, जो है, उनकी प्रतिमा की स्थापना सागर में अभी की पिछले अप्रैल में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाजवाद से ओतप्रोत जो लोग थे, और सही मायने में समाजवादी वो धारा थी जिसने आंदोलन को एक तरह से नया रूप दिया वहां जाकर। तो डॉक्टर लोहिया का तो योगदान बहुत बड़ा रहा कि उन्होंने भूमिगत रहते हुए उस समय आंदोलन चलाया, और उसके बाद भी गोवा आंदोलन और इस तरह के बहुत सारे आंदोलन जो है उनके साथ जुड़े, और उन्होंने हमेशा मनुष्य और मनुष्यों के मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी। ये बहुत उसमें जो है कहना चाहिए था कि उस आंदोलन की जो विशेषता थी वो यही थी कि मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के मूल्यों के लिए उन्होंने हमेशा जो है वो आवाज उठाई। डॉक्टर लोहिया की अगर बात करें तो इनके साथ साथ जो और लोग भी थे वहां आंदोलन में साथ देने वाले, अरुणा आसफ अली एक बड़ा नाम है जिन्होंने झंडा फहराया था, महिलाओं की अगर बात करें तो ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने समाजवाद की राह पकड़ते हुए और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो खूंटा गाड़ा, सिद्धांत का खूंटा गाड़ा कि नहीं, हमको जो है आंदोलन भी करना है और स्वतंत्रता भी हासिल करनी है, और वो मूल्य बने रहें, मानवीय मूल्य बने रहें, उनके साथ में अहिंसा सबसे ज्यादा उसमें एक बड़ा भूमिका अहिंसा की रही कि अहिंसात्मक रहते हुए हमको ये लड़ाइयां लड़नी है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादियों का इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में, और स्वतंत्रता के बाद जो आंदोलन हुए उनमें लोहिया कम से कम 12 बार स्वतंत्र भारत में जेल में गए, और उन्होंने इतनी यातनाएं सही, उनका इतना छोटा जीवन था, इसके बाद भी जो है वो उन्होंने समाज में जो स्थापना की समाजवाद की वो अनुकरणीय है। मतलब उसके जो मूल्य हैं उन्होंने जो दिया है, वो भले उन्होंने कहा भी कि भले लोग आज मेरी बात ना सुने, लेकिन मेरे मरने के बाद लोग मेरी बात सुनेंगे, और वो आज साबित हो रही है बात। तो नहीं, इस आपने तरह से बहुत जो है जी, जी, लेकिन होते नहीं, नहीं, हुए आपसे हम मैं जो है यहाँ नहीं, तक नहीं, पहुंचे। आपसे मैं ये अब व्यक्तिगत जीवन की तरफ आए कि आप मतलब ऐसा क्या हुआ जो आप अपने जीवन में समाजवादी जीवन मूल्यों की तरफ प्रेरणा आपको जी मिली, आप उस रास्ते पे आई, ऐसा क्या हुआ? मैं चाहूंगा जी कि उन एक संस्मरण के रूप में भी आप इन बातों को बताएं। जी, बिल्कुल। दरअसल हर व्यक्ति के मूल में उसका परिवार होता है, जी, और उस परिवार में जो है, जैसे मैंने अपने पिता को देखा, बहुत सादगी जी, से, बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। उन्होंने किसी लालच के से कोई समझौते नहीं किए, उन्होंने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं गिराया, और सबसे बड़ी बात, फिजूल खर्ची, समय नष्ट करना, ये उनके जीवन में कभी था ही नहीं। वो हमको भी हमेशा इन्हीं चीजों के लिए बोलते थे कि दिखावे से हमेशा दूर रहो। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पष्टता नहीं थी मेरे सामने कि ये समाजवाद है। लेकिन मैंने जब पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, दिनों नहीं कहना चाहिए, करीब करीब अब 10 साल होने जा रहे हैं, जब मैंने रघु जी को जो है मैं मिली, और वो मेरे जीवन का ऐसा मोड़ था जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और जी, मैंने अपने अतीत को और उस समय को जब मिला के देखा तो मुझे लगा कि पूर्णता तो अब हुई है, और वो जी, जो मेरे पारिवारिक मूल्य थे उनमें, और रघु जी के जो विचार, और उनको जीते हुए मैंने जो देखा, क्योंकि मैंने गांधी और लोहिया को नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति में उन दोनों की छवि पाई, उनको जीते हुए देखा, उनको साक्षात देखा कि किस तरह से वो मूल्यों से जीते हैं। तो मुझे लगा कि पूर्णता तो अब हुई है। तो एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपका कोई एक खूंटा गढ़ता है, तो वो खूंटा जो है मेरा वहां आके गड़ा, और मुझे लगता है कि मैं उनकी पाठशाला में एक विद्यार्थी के तौर दिन पे दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उनसे जो मैं सीखूं, उनसे कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये सब अदृश्य होता है, कोई जी, सिखाता नहीं है आपको बैठ के, ना पिता ने कभी सिखाया, ना रघु जी कभी जो है ये कहते हैं कि नहीं आपको ये सीखना है।
हम सिर्फ देख के जो है अदृश्य तरीके से चीजें आत्मसात करते हैं और वही चीजें जो है हम धीरे धीरे समाज में लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अंदर जो मैंने एक यू टर्न कहा अपना, या कहना चाहिए कि वो जो ग्राफ 0 100 0 100 जो हो रहा था, वो आके जहाँ पे स्थिर हुआ, वो रघु जी के कारण ही हुआ। और हम सब जानते हैं कि रघु जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे समाजवाद के ऐसे आलोक स्तंभ हैं जिनको सब लोग मतलब एक श्रद्धा की दृष्टि से तो देखते ही हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन मूल्यों को भी जानते हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे रघु जी का सानिध्य मिला। उन्होंने मुझे सिखाया, भले उन्होंने कह के नहीं सिखाया, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं वही चीजें जो है दूसरों को देने की कोशिश भी करती हूँ कि जो थोड़ा बहुत तिनका भर में दे पाऊं तो कम से कम मेरा योगदान बना रहे सब लोगों के लिए। नहीं, आपने बहुत ठीक कहा कि समाजवादी चिंतक और समाजवादी परिदृश्य के इस समय के हमारे सबसे बड़े नेता रघु ठाकुर जी दरअसल समाजवाद की पाठशाला है। मैं इनको समाजवादी जीवन मूल्यों की पाठशाला के रूप में देखता हूं कि जिनका जीवन समाजवादी जीवन मूल्यों का एक अध्याय है। तो यहाँ जब मैं आपके व्यक्तिगत उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो थोड़ा बताइए कि एक समाजवादी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, कैसा देखिए, होता है, चरित्र उसकी निर्माण तो पहचान जो क्या है होती है? जी। चरित्र निर्माण तो जो है वो शुरुआत से ही धीरे 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 होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब मैं रघु जी से आकर यहाँ मिली तो मुझे लगा कि पूर्णता आई। और मैंने एक, आपको भूख होती है, आपका भटकाव होता है, वो जहाँ आके समाप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को और अधिक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस तरह से समाजवादी विचारधारा जब मैंने देखी, जानी, समझी और रघु जी से मैंने चीजें सीखी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अब वैसा ही जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि मूल्य आधारित जीवन और दिखावटी जीवन में बहुत फर्क है। जिस तरह से आज पूंजीवाद, वैश्वीकरण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों में यूज एंड थ्रो की जो कहना चाहिए टेंडेंसी बढ़ रही है, उस चीज को ना लेते हुए हमको देखना होगा कि हमारे पास जो चीजें हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, प्रकृति हो या कुछ भी हो, उनका दोहन ना हो। हम कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल करें और उतना इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको जो है वो महसूस कर सकें, उनको देख सकें, उनको समझ सकें। तो समाजवादी मूल्यों का सीधे सीधे अर्थ ये है, या मैं अगर अपने तरह से ये कहना चाहूँ कि लोगों को, या मैं क्या दे सकती हूँ, तो मैं ये दे सकती हूँ समाज में एक विचार के तौर पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ कि समाजवादी मूल्य कभी समाप्त नहीं होंगे, वे हमेशा रहेंगे। लोग स्वीकार करें या ना करें एक अलग बात है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण आज के समय में है उसमें वाकई भयावह है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज रूपी धरती में वो बीज है, विचार एक बीज के रूप में जो है रोपित किए गए हैं, जो कभी ना कभी अनुकूल समय में अंकुरित होंगे और वृक्ष बनेंगे। आपने बहुत ठीक कहा। ये समय जो फांसीवाद के संकट के गहराने का समय है, ये समय जब सत्ता के संरक्षण में धर्म के उन्माद और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो समाजवादी आंदोलन की वाकई इस समय बड़ी ऐतिहासिक भूमिका है और उसकी निश्चित रूप से ऐतिहासिक आवश्यकता भी है। क्योंकि इस फांसीवाद के संकट के गहराते समय में धर्म के उन्माद और नफरत की राजनीति का प्रतिरोध समाजवादी जीवन मूल्यों से किया जा सकता है। तो जब जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग एक संकीर्ण दृष्टि से काम कर रहा है, वो नागरिक को, जनता को बहुत संकुचित और प्रतिगामी प्रवृत्तियों से देखता है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, समाज के कमजोर, दलित, वंचित तबके पे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी आंदोलन की भूमिका क्या है और समाजवादी जीवन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध जो लोग हैं, जैसे आप हैं,
आप अपनी भूमिका का निर्धारण किस तरह से करती हैं कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए? जी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह का उन्माद आज देखने को मिल रहा है धर्म के प्रति, जी। धर्म को ठीक से समझा ही नहीं गया है दरअसल। जी। क्योंकि धर्म कभी भी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म का अपमान करें या उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। जी। लेकिन जिस तरह से सत्ता पाने के लिए लोगों ने ये मानसिकता बदली है, व्यक्तियों की, खास तौर से युवाओं की जो मानसिकता बदली है, ये वो युवा हैं जिनको पढ़ाने लिखाने या उनकी शिक्षा से दूर करके उनको धर्म की तरफ धकेल दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि धर्म को समझा ही नहीं गया, बल्कि उनको एक उल्टे रास्ते दिखाते हुए ये बताया गया है कि आप ये करेंगे तो आपका धर्म बचा रहेगा, जबकि ये सच नहीं है। रही बात पिछड़े तबके की और पिछड़े वर्ग के लोगों की या बिल्कुल अंतिम व्यक्ति की जिसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे अभी पिछले 2-3 दिनों पहले उस बच्चे को जूते में पानी रख के पिलाया गया और इस तरह की चीजें जो आजकल हम सुनने में और आए दिन देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना जबरदस्त तरीके से हावी है अभी लोगों के पास कि सब कुछ चीजें जो है वो तुरंत-तुरंत आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अम, हर चीज की एक सैचुरेशन तो है, और समाजवादियों का जो काम है यहाँ पर वो ये है कि वो यही बताएं कि भाई आप इस तरह से जो है समता मूलक समाज की स्थापना ऐसे नहीं होगी। धर्म के रूप में आप समाज को ऐसे नहीं देख सकते। यदि हमको अपने धर्म का सम्मान करना है तो कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि दूसरे धर्म में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं, और हमको बराबरी से उनका सम्मान रखना है। उनको उनको जिस तरह से हमको उन्हें अपनाना होगा वैसे ही उन्हें भी हमें अपनाना होगा। दोनों तरफ से जो है चीजें बराबरी से होंगी तभी ठीक हो पाएगी चीजें। एक चीज। दूसरी बात, जो पिछड़े तबके की बात जो हमने कही कि दिन पे दिन उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, खास तौर से बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनको लेकर कानून बनने चाहिए। हम बार बार जो है वो इस बात के लिए सरकार से और अन्य लोगों से मांग करते रहे हैं, व्यवस्था से, अन्य लोगों से मेरा मतलब ये है व्यवस्था से मांग करते रहे हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म हो। धीरे धीरे क्या मतलब, समाप्ति हो एक तरह से। लेकिन ये खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे समाजवादियों की जो भूमिका है वो ये है कि वैचारिक क्रांति जो है वो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। लोगों को समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि कहीं न कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और हम पर क्या होता है शैलेंद्र जी, एक बात बीच में थोड़ा-सा मोड़ ले रही हूँ मैं, कि अगर जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ, आंधी जिस तरफ की होती है लोग भी उसी तरफ मुड़ते हैं। जब तक लौटते हैं तब तक बहुत थोड़े से लोग बचे होते हैं उस आंधी में से। तो उस आंधी को समझना ज़रूरी है कि ये आंधी है जो आपको उड़ा के ले जा रही है, और उस आंधी से हमें बचना है। कहीं न कहीं हमको अहिंसा की तरफ जाना होगा, कहीं न कहीं हमको गांधी के मूल्यों की तरफ जाना होगा, कहीं न कहीं लोहिया की बातों को मानना होगा। तभी हम जो है एक समाजवाद समाजवादी विचारधारा को हमको जो है अपनाना होगा, तभी हम एक सच्चा समाज और अच्छा समाज विकसित कर सकते हैं। रही बात वहां तक बात पहुंचाने की या उनसे उन तक ये कि समाज किस तरह से सुधरे, तो कहना और कहीं न कहीं लिखित रूप से एक्शन लेना, क्योंकि आंदोलन जो है वो आज के समय में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो हम लोग समय-समय पर, खास तौर से रघु जी के सानिध्य में हमने बहुत आंदोलन किए हैं इस बात को लेकर कि नहीं, लोगों में जो है जिस तरह का एक वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, धर्म को लेके धर्मांधता जो हो रही है, उसको कम होना चाहिए। वो इतना लिखते हैं, इतना विचार अपना प्रसारित करते हैं, हम लोग भी उन्हीं से सीखते हैं और तभी वो जो है चीजें आगे बढ़ पाती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि वो आंदोलन धीरे-धीरे जो है होते रहना चाहिए, ताकि लोगों में एक धमक बनी रहे कि नहीं, कोई है जो इन चीज़ों को समझता है, जानता है। कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, जहाँ बहुत बुराइयाँ हैं, वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो कुछ अच्छे लोग ही यदि इस बात को समझने लग जाएँ, तो बहुत बदलाव हो सकता है। जी, जी। यहाँ मैं 2-3 मुद्दों पे बात करने के बाद फिर आपसे आपकी कविताएँ सुनाने का आग्रह करूँगा। देखिए, एक समाजवादी व्यक्ति पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था को किस तरह से देखता है,
एक समाजवादी चिंतक वैवाहिक संस्था को किस दृष्टि से देखता है और एक समाजवादी चिंतक राष्ट्रवाद को किस तरह से देखता है, क्योंकि समाजवादी व्यक्ति मूलतः विश्व नागरिक होता है और जब संकीर्ण राष्ट्रवाद का खतरा बढ़ता जाता है तो एक विश्व नागरिक की दृष्टि को किस तरह से समझाने की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहूंगा कि एक समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में आप पितृसत्तात्मक समाज, वैवाहिक संस्था और राष्ट्रवाद को किस दृष्टि से देखती हैं? जी। पितृसत्तात्मक सत्ता ने महिलाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है जी। और कहीं ना कहीं जो है वो आज भी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर जो पुरुषों का एक अहम है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन लड़कियों ने भी या जो समाजवादियों ने इस दिशा में जो काम किया है, लोगों के दिमाग में ये चीज डाली है कि नहीं, सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी बराबरी का अधिकार रखती हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उतना अधिकार महिलाओं को भी है। वोट जितना महिलाओं को है, जितना पुरुषों को है, उतना महिलाओं का भी अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो है वो समाजवादी व्यवस्था से ही कहीं ना कहीं आई हैं। लोगों को समझाने का प्रयास जो हुआ है, लोगों के दिमाग से जाले झाड़ने का जो काम किया है वो समाजवाद ने ही किया है कि पितृसत्तात्मक सत्ता हमको भूलनी होगी, अन्यथा हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। जैसे कि उसके दुष्परिणाम भी अभी पिछले दिनों हमने देखे कि किस तरह से महिलाओं ने रिवर्ट किया। मैं उसको अच्छा नहीं मानती क्योंकि किसी की भी हिंसा जो है वो कहीं से भी मतलब नीतिगत नहीं है और कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा समाज में व्याप्त हो चुका है कि उससे उसके दुष्परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं। तो महिलाओं को आप बराबर तो समझिए, मनुष्य तो समझिए। पितृसत्तात्मक समाज ने सदैव महिलाओं को दोयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का व्यक्ति समझा है, जो ठीक नहीं है। लेकिन समाजवाद ने कहीं ना कहीं इसको मिटाने का प्रयास किया है, क्योंकि नर नारी भेद जो डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति में से एक बात थी, उसने जिन लोगों ने लोहिया को पढ़ा, जिन लोगों ने इस बात को समझा, उन्होंने इस चीज को आत्मसात भी किया कि नहीं, वाकई में महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। फिर आती है वैवाहिक संस्था की बात। तो वैवाहिक संस्था में जो बात है वो ये है कि दोनों का बराबरी का हिस्सा है, दोनों का बराबरी की साझेदारी है। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। पुरुष कहेगा तो ही महिला माने ये जरूरी नहीं है, या महिला कहे तो ही पुरुष माने। दोनों की सहमति से जो है वो व्यवस्था चल सकती है। अगर उसके बाद भी यदि आप बहुत अच्छे ढंग से, समझदारी भरे ढंग से अगर इस व्यवस्था में हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज कहना चाहिए कि कोई भी रिश्ता अगर बहुत प्रेशर से या बहुत दबाव से हो तो वो कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा समाजवाद में भी इस तरह की बात है कि डॉक्टर लोहिया तो हमेशा कहते थे कि कोई भी रिश्ता जो है वो साझेदारी से और आपसी सहमति से होना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी चीज का रिश्ता हो। जी तो जी जी। बस एक है कि व्यभिचार और बलात्कार से दूर जो है, जो रिश्ता है, वो एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे इस बात को, क्योंकि समाजवाद पूरा डॉक्टर लोहिया के आसपास ही इर्द गिर्द ही है, तो मेरे को बार बार जो है उनका अच्छी उदाहरण बात यहाँ है। पे जी रखना पड़ता है। जी जी जी। और तीसरी बात जो आपने दो चीजें ये, और तीसरा आपने एक और प्रश्न किया था, आप दोबारा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के लिए संकीर्ण संकीर्ण राष्ट्रवाद हाँ। और विश्व तो जैसे नागरिक। फिर एक बार विश्व संसद और विश्व नागरिकता की बात है। डॉक्टर जी लोहिया किसी भी सीमाओं को नहीं मानते थे। वे कहते जी थे मेरा मन होगा तो मैं किसी भी देश में जो है बिना किसी व्यवधान के जो है वहां जाऊं, ऐसी विश्व नागरिकता मुझे चाहिए। जी तो जी राष्ट्रवाद का मतलब संकीर्णता नहीं है कि हम अपनी सीमाओं में ही राष्ट्रवाद को माने, या हमने अपनी जो सीमाएं जो हमारे देश की हैं सिर्फ वहीं तक अपने आप को बांधना ही राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ बहुत व्यापक है। राष्ट्रवाद का अर्थ हमारे धर्म से जुड़ा है। राष्ट्रवाद का अर्थ हमारे मानसिकता से जुड़ा है। राष्ट्रवाद का अर्थ हमारी वैश्विक जो हमारी सोच है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जैसे जैसे सिकुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और डॉक्टर लोहिया ने कही थी कि हमको सुरक्षा की कीमत पे जो है राष्ट्रवाद या
वैश्विक राष्ट्रवाद की जो हम बात करते हैं वो राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करना है, उनकी सुरक्षा पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन विश्व नागरिकता और विश्व संसद इसलिए बनना चाहिए कि अगर ये बन जाएंगे तो दुनिया में 18 साल के जो लोग हैं, 18 साल और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो वोट करके एक ऐसी विश्व संसद बनाएंगे जहां से सब चीजों का निर्णय हो सकेगा। इसलिए डॉक्टर लोहिया जो है वो राजनीति में विश्व संसद को बहुत महत्व देते थे, और विश्व संसद इसीलिए आवश्यक मानी जाती थी क्योंकि जब जो एक आजकल चला है ना, सबका साथ सबका विकास, ये तो एक झूठा जुमला है, लेकिन एक जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो एक था, जो सब सुखी रहे, तो वो राष्ट्रवाद उसी में निहित है कि सबका जो है वो सुख उसमें निहित होना चाहिए। राष्ट्रवाद एक अकेला किसी एक व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति के फॉलोअर का नहीं है, ये तो सबका राष्ट्रवाद है, क्योंकि ये राष्ट्र तो सबका है, सबके इसमें जमीन में सबके खून गड़े हुए हैं, सबके खून शामिल हैं यहाँ पे, तो इसलिए राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपने ठीक कहा कि एक समाजवादी जीवन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति विश्व नागरिक ही होता है। वो समूची मानवता से अपने आप को जोड़ के देखता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। अब मैं चाहूंगा कि हमने देखा कि हमारे देश के साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य को समाजवादी जीवन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लेखकों, संस्कृति कर्मियों ने उसको एक गरिमा प्रदान की है। इसका एक गौरवशाली इतिहास साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लोगों का रहा है। मैं चाहूंगा कि उस परंपरा को याद करते हुए या उस परंपरा में ही आप अपनी कुछ कविताएं हमको सुनाएं। जी शरण जी, जो एक डॉक्टर विजय देव नारायण शाही को मैं याद करना चाहूंगी आज। वो थे इंग्लिश के प्रोफेसर, इलाहाबाद में थे, लेकिन उन्होंने जो भदोही में जो कालीन बुनकर थे उनकी लड़ाइयां लड़ी, और दूसरा रचनाकार थे, वो इतनी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी। मछली का घर जो है वो उन्होंने एक बड़ा उसके ऊपर एक लंबा चीजें लिखी हो उसमें। तो आज उनको याद करने का आपने चूंकि नाम लिया तो उनका नाम मुझे अचानक याद आया, तो मैं उनको भी यहाँ से प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरी अपनी कविताएं जो है उनमें मैं सबसे पहले कुछ स्वागत जी 3-4 कविताएं सुनाएंगे। जी, समय में जो युद्ध है उनको लेकर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत लिखा था इसके ऊपर कि सब कुछ नष्ट कर जाते हैं, अवशेष ही रह जाते हैं, विजय पाने की चाह में जाने क्या क्या हार जाते हैं। रक्त की नदियां, शवों के ढेर चारों तरफ नजर आते हैं, इन्हें देख रोते हुए मन फिर कहाँ सिमट पाते हैं। किंतु जब मन में ठना हो युद्ध तो सब धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र हो जाते हैं। विदुर हो चाहे कृष्ण, समझौतों में सब विफल हो जाते हैं। बदला कुछ नहीं है आज भी, अंधापन जन्मना और पट्टी बंधा हुआ है। संजय जो दे रहा है हर पल सैनिकों के मर जाने की खबर, युद्ध मैदान में घटते बढ़ते दलों और बलों की, छल से बल से जो जीत लेना चाहते हैं रण, जिनमें फंसते हैं कई कर्णों के रथों के पहिए, चक्रव्यूहों में घेरे जाते हैं कई अभिमन्यु, अश्वत्थामाओं की मिथ्या मृत्यु समाचार और बौखलाए गुरु द्रोण दिखते हैं चारों ओर। सिंहासन से बंधी प्रतिज्ञाएं डोलती हैं रथों पर, मौन साधे इच्छा मृत्यु का दुर्भाग्य लिए, सोचकर वो विजय जो पराजय से भी होगी भयावह। सबको पता है रण में सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है एक पूरे संसार की। समूल नष्ट हो जाता है परिवारों का, पीछे कुछ न रह जाता है। जय घोष में दब जाती हैं चीखें चीत्कारें माँ बहनों की, बेवा पत्नियों की, अपूर्ण प्रेम की, उन मासूम मुस्कुराहटों की, पिता की आंखों में सिमट गए आंसुओं की, और पेट में पल गए
अंशों की। जी फिर वाह दिन में उड़ती हैं शोर से ढकी हुई चादरें, निकलते हैं युद्ध के समय हाथों में रह गए खंजर जी और बचे हुए हथियार, जिनसे दोबारा लड़े जाने की होंगी तैयारियां। जी वाह सब कुछ नष्ट हो जाए उससे पहले शांति की एक पहल की जाए। जी युद्ध से कब हासिल कुछ हुआ है, इतिहास इसी सीख से भरा हुआ है। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छी बात है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध तो खुद एक समस्या है। जी जी जी, जी बहुत इन अच्छी दिनों बात जिस की, दो तरह एक कविताएं हत्या और और सुनाई। जी जी, जी युद्ध और स्वागत हत्या जिस तरह से इन दिनों छाए हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमको निकलना होगा, अन्यथा जी बहुत परेशानी में मनुष्यता मरी जा रही है। जी एक जी और है, आओ कुर्बानी दे शीर्षक है इसका। जी खैर हुए क्रोध के मुरब्बों की, प्रेम में पनपी दूरियों की, दिल दुखा के रुलाने की, रिश्तों में मनमुटावों की, आओ कुर्बानी दे। जी जमे हुए एहसासों की, भौहों को सिकोड़ने की, देखकर रास्ता बदल जाने की, पीठ पीछे उपहास उड़ाने की, आओ कुर्बानी दे। जी कटुता भरे शब्दों की, घृणा से मन मैला करने की, सोच संकुचित करने की, दृष्टिकोण न बदलने की, आओ कुर्बानी दे। जी मन से छोटा होने की, उपलब्धियां न पाने की, थोड़ा पीछे रह जाने की, बेहतर न कर पाने की, आओ कुर्बानियां दे। जी होड़ लगाने की, श्रेष्ठ बन जाने की, बेवजह ताकत दिखाने की, किसी को कमतर जताने की, आओ कुर्बानी दे। जी 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 वाह जी एक तो और सुनाइए कविताएं, जी अभी अपने पास एक 3-4 एक मिनट का समय है। जी एक जी मार्मिक सा एक क्षण है, जिसमें जी मतलब एक व्यक्ति है, टिफिन देर से खोलता है वो, जी टिफिन देर से खोलता है वो, हालात ढककर कोने में रखता है वो, जानबूझकर देर तक काम करता है, सबके खाकर चले जाने की राह तकता है, ईमानदारी से इतना ही तो कमा पाता है, प्याज और रोटी ही ला पाता है, नमक तो उसकी आंखों में रह जाता है, वो ओह टिफिन देर से खोलता है। मार्मिक मार्मिक जी 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 एक कविता और सुनाई। जी जी बेटियों को लेकर जो अभी हम पितृसत्तात्मक सत्ता की बात जी कर रहे थे, उस पे एक छोटा सा मैंने लिखा है। जी बलात्कार हो या बदला, किया और लिया बेटियों को ही जाता है। जी फिर भौंकती हैं जातियां और धर्म, खून खौलते हैं ठंडे ठंडे, खुद जी को बचाएंगे कुछ बयान आएंगे, दल वोट बैंक देखेंगे, फिर कदम बढ़ाएंगे, परिणाम शून्य सब हो जाएगा, जल्दी ही फिर कोई बदला या बलात्कार किया जाएगा, फिर किसी बेटी को निशाना बनाया जाएगा। मार्मिक कविता है, जी बहुत ही बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई और ये जी झकझोर देने वाली कविताएं हैं और एक समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति की जीवन दशा क्या होती है, इन कविताओं के माध्यम से आपने रेखांकित किया। और आज आपसे निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। हमको जिस समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज की आवश्यकता है, जो धर्म के उन्माद, पूंजीवादी षड्यंत्र, नफरत की राजनीति का प्रतिरोध करने वाले समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध समाज की जो आवश्यकता है, उसकी स्थापना में आज इस बातचीत की निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमको इस बातचीत को एक कार्यशाला के दस्तावेज के रूप में ही देखना चाहिए। और आपके जन्मदिन 30 मई के मौके पे हमने आपसे ये बातचीत की, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई के साथ आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम। और आज के समय में संकटों से जूझने के लिए समाजवादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध साथियों की जिस तरह से आवश्यकता है, आपने आज इस बात को साबित भी किया। तो इस लाल सलाम कार्यक्रम में आपसे बातचीत करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको
लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब बिल्कुल। जिंदाबाद। लाल सलाम। लाल इनकलाब सलाम। जिंदाबाद। लाल सलाम। जी जी।